हेलो 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 हेलो। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब परिवार में। और क्या पढ़ रहे हैं? हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपका इसी महीने में 20 तारीख से है, तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है अच्छे से दीजिएगा और एग्ज़ाम आपका निकले, ये शुभकामना, ये आशीर्वाद आपके लिए। और उससे पहले आपको तैयारी करके जाना होगा, तो आइए सेट को एंजॉय करते हैं। आज का सेट 12वां है, 11 हम कर चुके हैं। ठीक है जी। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना, वोकैब का सेक्शन एक दिन किया था हमने, कल कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया जाए क्या? अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया जाए, पैसेज लाया जाए, तो आप कमेंट में यस लिखेंगे और मैं कल कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल सेट नंबर 12 के साथ आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर कॉम्प्रिहेंशन चाहिए तो यस लिख देना कमेंट में। आओ यहाँ पे। नंबर 1, parts of the given sentence have been given as options. One of them contains a spelling error. Select the option that rectifies the error. सबसे पहले यहां पे एक वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मीनिंग क्या होता है बाबू? तो रेक्टिफाई का मीनिंग होता है करेक्ट करना किसी भी चीज को। क्यों नहीं चल रहा भाई? करेक्ट करना, किसी भी चीज को सही करना, ये रेक्टिफाई होता है। अब क्वेश्चन देखिए। द मैगडबर्ग, ये किसी जगह का नाम है। द मैगडबर्ग वाटर ब्रिज, यानी एक ब्रिज का नाम है, इज द लॉन्गेस्ट नेविगेबल एक्वाडक्ट लिखा हुआ है। एक्वाडक्ट बिल्ट ओवर द रिवर एल्बी इन जर्मनी, यानी जर्मनी में एक ब्रिज है जिसका नाम है मैगडेबर्ग। ठीक। अब स्पेलिंग टेस्ट यहां पे आपको फाइंड करना है। अगर ब्रिज, यहां देखिए पहला वर्ड है लॉन्गेस्ट, LONGG, और यहां पे लॉन्गेस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो इस ऑप्शन के साथ अपन को नहीं जाना। और लॉन्गेस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री है। किसका सुपरलेटिव है भैया? तो लॉन्ग का है। लॉन्ग आपका पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव लॉन्गर हो जाएगा। इसी लॉन्ग से आपका नाउन क्या बन जाता है? लेंथ बन जाएगा। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसी नाउन से वर्ब बनेगा लेनदेन, LENGTHEN, है ना? तो ये लेन देन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स हैं जिनके एंड में EN लगाओगे आपका हो जाता है नाउन। वीक से आपका हो जाता है वीकेंड, कमजोर होना। तो पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं, BRIG है। यहां ब्रिज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, BRIDG, ब्रिज मतलब पुल होता है, मामला बिल्कुल सही है, तो इसके साथ भी नहीं जाना। नेविगेबल, अब नेविगेबल कहां है? यहां पे है NAVIGABLE, नेविगेबल भी सही है। वर्ड आप जानते होंगे, नेविगेशन वर्ड आता है, और इस नेविगेशन को आप याद रख सकते हो नेवी से, जो हमारे सोल्जर का एक पार्ट है, नेवी है ना, आर्मी होता है, एयरफोर्स, नेवी। तो नेविगेबल, जो नेविगेशन का मतलब क्या है? जब कोई सीप किस डायरेक्शन में जाएगी उसके सही डायरेक्शन को बताने का काम करना, वो नेविगेशन है ना? और खास करके ये डायरेक्शन कहां बताया जाता है? तो समुद्रों के लिए। और नेवी कहां होते हैं? जल सेना, आप इसे बोलने का काम करेंगे। तो ये डायरेक्शन कहां का है? ये सी का है, समुद्र के अंदर। तो याद रखेंगे आप नेविगेशन। नेविगेबल बिल्कुल सही है, नेविगेशन नाउन है, और नेविगेबल जो है ABLE वर्ड का सफिक्स है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये स्पेलिंग भी सही है। और लास्ट में आया है एक्विडक्ट, और यहां एक्वाडक्ट। आपको लगेगा कि एक्वाडक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्वा आप जानते हैं, एक्वारियम पढ़ते हैं, एक्वा का मीनिंग वाटर होता है। मामला बिल्कुल सही है, लेकिन जब वर्ड आएगा तो एक्विडक्ट सही माना जाएगा, ये गलत है। और एक्विडक्ट का मीनिंग क्या होता है? कैनाल, CANAL, और कैनाल का मीनिंग आप जानते हैं, नहर बोलते हैं इसे, है ना? तो वो एक्विडक्ट होता है, एक्वाडक्ट नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो कल कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन को सॉल्व किया जाए क्या? अगर आप पैसेज पढ़ना चाहते हैं तो यस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन क्या है? द वाइली, वीली नहीं पढ़ोगे, वाइली है। द वाइली जेरी माउस वेरी डेफ्टली रिमूव्ड द चीज फ्रॉम द ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है जी? कोई भी इंसान आपको ट्रैप करे, यानी आपको फंसाने का काम करे, उसको ट्रैपिंग बोलते हैं, ट्रैप कर लेना। अब यहां पे ये जो वाइली वर्ड है ना, इसका मीनिंग मेरे को क्या चाहिए? सिनोनिमस वर्ड चाहिए। अब ये वाइली वर्ड आपके लिए हो सकता है कि नया हो, लेकिन घबराना नहीं है। वाइली का मीनिंग होता है क्या? विजडम, जो इंसान बहुत ही बुद्धिमान है। तो वाइली मीन्स क्या लिखोगे? वाइज हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। यहीं से वर्ड आएगा आपका इंटेलिजेंट, आप जानते हैं इंटेलिजेंट। और एक वर्ड जो आपके एसएससी के एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया, मैं लिख देता हूं, सैगैशियस,
GACIOUS। और ये जो भी है वाइली है, वाइज है, इंटेलिजेंट है, सैगेशियस वर्ड है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखेंगे। और हर एक वर्ड का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है ना वो एडजेक्टिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जेरी किसी का नाम है तो नाउन है, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा भैया एडजेक्टिव कहलाएगा। तो वाइज हो, इंटेलिजेंट हो या सैगेशियस हो, देखिए सफिक्स OUS। ENT बता चुका हूं, किसी भी वर्ड के एंड में OUS हो या ENT रहे, वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है, ध्यान आपको रखना है। अब आइए, पहला वर्ड यहां पे दिया हुआ है वाइज। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होना, है ना। यहां पे ढेर सारा मीनिंग आप देख रहे हैं, एक मीनिंग और लिख देता हूं मैं, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी होता है समझदार होना, ये वर्ड भी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। इस प्रूडेंट से क्या नाउन बन सकता है? तो हमने बताया है, अगर वर्ड के एंड में ENT या ANT लगा रहे तो एडजेक्टिव होता है। उसी जगह पे आप क्या कर देंगे? PRUDENCE। अगर वर्ड का सफिक्स ANT ENT ना होके ANCE या ENC रहेगा तो वह नाउन होगा। और ढेर सारे ऐसे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस, मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंस, प्रूडेंट प्रूडेंस, ध्यान रखेंगे आप। अब आइए, नेक्स्ट वर्ड आपका जो है वो आपका वॉर्न है। और वॉर्न का क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले ये यहां पे जो है वॉर्न, ये वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और किस वर्ब का थर्ड फॉर्म है? तो एक वर्ड होता है WEAR, वियर। वियर का मीनिंग क्या होता है? पहनना। और इसके लिए फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है पुट ऑन, जैसे वी पुट ऑन जैकेट्स या स्वेटर इन विंटर सीजन। हम जाड़े के मौसम में जैकेट स्वेटर पहनते हैं, पुट ऑन करते हैं या वियर करते हैं। तो वियर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वॉर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पहली बात तो ये। और यहीं पे अगर मैं दूसरी बात करना चाहूं इस वॉर्न के साथ, तो ये वॉर्न एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करेगा। और एडजेक्टिव के तौर पे जब ये वॉर्न काम करता है तो इसका मीनिंग होता है या तो टायर्ड, यानी कोई इंसान जो बहुत काम करके बहुत थक चुका है, या कोई ऐसी चीज जो बहुत यूज हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उसे हम बोलते हैं डैमेज्ड। ये भी इसका मीनिंग होता है। मान लीजिए आपने कोई ड्रेस खरीदा और उसको आप बहुत पहने, 6 महीने साल भर लगातार पहने, और वो पुरानी हो गई है, उसका कलर जो है वो फीका पड़ चुका है, उसको हम वॉर्न बोलते हैं। तो वॉर्न वियर के सेंस, पहनने के सेंस में वर्ब हो जाता है, और एडजेक्टिव के तौर पे या तो इंसान बहुत थका हुआ या कोई भी चीज जो बिल्कुल डैमेज्ड हो चुकी है, ये भी होता है, ध्यान आप रखेंगे। और ऑप्शन 3 की बात करूं तो क्राफ्टली। क्राफ्ट वर्ड का मीनिंग होता है जो इंसान बहुत ही चालाक है, बहुत ही चतुर है, क्लेवर, है ना। और एक यहां पे वर्ड आता है कनिंग। कनिंग उसको बोलते हैं जो धूर्त नेचर टाइप का है। तो ये वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस जनरेट करेगा, ये ध्यान में रखना है। और वर्ड आया है वरीशम। वरीशम को कैसे याद रखोगे? तो वरीशम को वरी से याद रखना, डोंट वरी, चिंता ना करें। तो वरीशम का मतलब होता है परेशानी, चिंतित होना। क्लियर? अब आइए यहां पे, मेरे को वाइली का सिनोनिमस वर्ड चाहिए, क्या हो जाएगा? वाइज, समझदार होना। तो भैया ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर होगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, चाहे वाइज की बात करें, वॉर्न, क्राफ्टी या वरिशम या वाइली की, तो ये सारे वर्ड आपके कैसे हैं? एडजेक्टिव हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3 की बात करते हैं। Select the most appropriate meaning of the given idiom. The idiom is 40 wings. 40 wings का मीनिंग क्या होता है? अब देखो, 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना। दिन में आप खाना खाते हैं और 10 मिनट का जो वो नैप लेते हैं, एक झपकी लेना, मतलब नींद सी आनी, है ना, उसको आप बोलेंगे, यानी आप बोलेंगे बहुत शॉर्ट स्लीप, बहुत कम टाइम के लिए सोना, शॉर्ट स्लीप। यानी आप चेयर पे बैठे हैं लंच करके और आंख बंद कर लिए हैं, वो 10-15 मिनट का जो आराम है उसको 40 विंग्स बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, टू डू समथिंग 40 टाइम्स, किसी भी चीज को 40 बार करना, ये कोई भी सेंस यहां पर नहीं निकलेगा। सेकेंड, टू टेक एज अ शॉर्ट नैप, और नैप का मतलब होता है झपकी लेना, और झपकी आप बहुत कम टाइम के ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि चावल ठास के खा लिए हैं 4 घंटा सोएंगे, उसको आप नैप बोलेंगे। नैप का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड, है ना, ऑफ स्लीपिंग, बहुत कम टाइम के लिए, 10-15 मिनट का वो नैप लेना, झपकी लेना। और दोपहर के आराम के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है सिस्टा, SIEST। ये भी आराम है, और ये कैसा आराम है? तो ये दोपहर में जो खाना खाने के बाद आराम करते हैं थोड़ा सा, उसको सिस्टा बोला जाएगा, यानी कि आफ्टरनून रेस्ट। आफ्टरनून रेस्ट यानी दोपहर का जो आराम है, और कब है? तो आफ्टर लंच, लंच के बाद, आफ्टर लंच। तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, सिस्टा।
टू बी वरीड का कोई भी सेंस यहां पर नहीं होगा, और टू हरी एंड रश यानी जल्दीबाजी में होना ये भी नहीं। 40 विंग्स का मतलब टू टेक एज अ शॉर्ट नैप। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए नंबर 4 क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डोंट गो टू द नेबर्स गार्डन, डैश नॉट अलाउड टू गो देयर। अब यहां पे सेंटेंस आपका इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है जी? मैं सीधे सवाल का आंसर नहीं देता, पहले बैकग्राउंड क्या है क्वेश्चन का वो समझाने की कोशिश करता हूं और आप भी समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पे डोंट गो लिखा हुआ है, डोंट क्या है मेरा? वर्ब है, गो भी मेरा क्या है? वर्ब है। इंपैरेटिव सेंटेंस हम उसे बोलते हैं जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट करेगा। किससे स्टार्ट करेगा? वर्ब से स्टार्ट करेगा। जैसे आपने बोला गो देयर, वहां जाओ, है ना, सिट डाउन बैठ जाओ, है ना, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए। तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, गो सिट, ये मेरा क्या है? वर्ब है। तो जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा उसको आप इंपैरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब ये इंपैरेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? डोंट। डोंट का मतलब क्या होता है भैया? डू नॉट, और नॉट लग गया तो सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना। तो ये इंपैरेटिव नेगेटिव फॉर्म में है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया कि वो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट करेगा। डोंट गो टू नेबर्स गार्डन, नेबर जो आपका जो पड़ोसी है उसके गार्डन में आप ना जाएं। डैश नॉट अलाउड टू गो देयर। अब यहां पे डैश बोला गया है, यहां पर नॉट है और यहां पे अलाउड है। ये वर्ब का यहां पर थर्ड फॉर्म है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इधर आइए, YORE, यू आर, योर, योर। अब देखो क्या मीनिंग हो सकता है। ये YORE योर का मतलब होता है फॉर्मर, कोई भी चीज जो पहले हो रखा है। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है। YORE योर मीन्स होता है फॉर्मर यानी पहले का। ये आपके लिए वोकैब हो गया, याद रखेंगे। ये यू और कामा आरी का मतलब होता है यू आर, है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने लिखा है ना डोंट, तो ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड यानी छोटा हिस्सा है, तो यू कामा आरी यू आर होगा। योर आप जानते हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव योर मोबाइल, योर एडजेक्टिव, और मोबाइल नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव होगा। चूंकि आपका मोबाइल, आपका अधिकार है उस पे, तो पजेशन हो जाएगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव, और ये कोई वर्ड नहीं है। अब यहां पर होना क्या चाहिए? तो डोंट गो टू द नेबर्स गार्डन, किसी के गार्डन में ना जाओ, पड़ोसी का ना जाओ जब तक तुम्हें अनुमति ना दी जाए, है ना। और एक चीज, इंपैरेटिव सेंटेंस जैसे ही आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे किसको? क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिखाई देता नहीं है। आपने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, ये आप किसे बोल रहे हैं? जो आपके सामने है। लेकिन वहां पे यू लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपने बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, वहां पे यू लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बोल किसको रहे हो? जो आपके सामने है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में जो लिसनर होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो हिडन होता है और वो सामने वाला होता है, और सामने वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश में हमारे पास यू है। तो यहां पर डोंट गो द नेबर्स गार्डन, उसके गार्डन में ना जाओ, किसको बोल रहे हो? जो आपके सामने होगा, और वो आपको यू होगा। और फिर बोला गया जब तक अनुमति ना दी जाए मत जाओ। तो किसको अनुमति मिलेगी? तुम्हें अनुमति मिलेगी जाने की या फिर नहीं जाने की। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अब यहां पे सबसे पहले यू होगा, और यू के साथ डायरेक्ट आप नॉट लगा नहीं सकते क्योंकि यहां पे फिर वर्ब चाहिए। तो आप लिखोगे यू आर नॉट, और उसी को शॉर्ट फॉर्म में यू कामा आरी। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऋषि कुमार यादव जी। चलिए, तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूं पल्ले पड़ रहा होगा, अगर नहीं पड़ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एसएससी जीडी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, फरवरी। नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए यहां पे क्या है, एबलिन किसी का नाम है, ये एबलिन became very angry. It seemed to her that she dash never fulfill her dream of being a great musician. अब एबलिन जो है बहुत ही गुस्से में है, वेरी एंग्री। अब एक देखो, जैसे ही सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो मैं क्या बोलता हूं, कोनोटेशन पे ध्यान रखिए। कोनोटेशन का मीनिंग क्या होता है कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पूरे सेंटेंस को पढ़िए, एवलिन बिकेम वेरी एंग्री। एंग्री कैसा एटीट्यूड है? नेगेटिव। इट सीम्ड टू हर, अब यहां पे हर लिखा है, इसका मतलब है कि ये जिसका भी नाम है वो फेमिनिन जेंडर है। दैट शी डैश नेवर फुलफिल हर ड्रीम ऑफ, नेवर फुलफिल हर ड्रीम यानी अपने ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाई, यानी जो चाह रही थी वो पा नहीं पाई।
ऑफ बीइंग अ ग्रेट म्यूजिशियन, यानी म्यूजिशियन बनना था, बन नहीं पाई, तो सेंटेंस का जो कोनोटेशन है वो कैसा है भैया, नेगेटिव है। पहली बात ये। अब यहां पे ऑट टू, वुड, विल और कैन, यानी ग्रामर का हेल्प यहां पे दिया गया है, क्योंकि मॉडल का जिक्र है तो ग्रामर की हेल्प लेते हैं। एवलिन बिकेम, बिकेम वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस पे गए हो, यहां भी इट सिम्ड लिखा हुआ, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस। हर दैट, सी डैश नेवर, और यहां भी मेरे को वर्ब चाहिए, क्योंकि नेवर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसके पहले वर्ब चाहिए, और यहां फुलफिल आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले यहां पे कौन सा, हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए, और यहां पे मॉडल दिया गया है। आप किसका इस्तेमाल करेंगे, दो दो आपका गया है पास्ट में। ऑट टू जो है ये भी मॉडल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑट टू का इस्तेमाल होता है मोरालिटी को बताने के लिए। मोरालिटी यानी आपके जो नैतिक कर्तव्य है, फॉर एग्जांपल यू ऑट टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहां पे मोरालिटी का कोई भी सेंस इस सेंटेंस में नहीं है, तो ऑट टू का जिक्र आप नहीं करेंगे। बचा उड, विल और कैन। भैया कैन का पास्ट होता है कुड, और विल का पास्ट होता है उड, और यहां पर टेंस जा रहा है पास्ट में, मेरे को पास्ट वाला ही चाहिए, मैं उड के साथ जाऊंगा, सेकेंड ऑप्शन मेरा आंसर होगा। 9 बजे तक। चलिए नंबर 6 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, द वर्ड इज कॉमन। अब कॉमन ये बहुत ही जेनरिक वर्ड है, हर एक इंसान जानता है इस वर्ड को। कॉमन का मीनिंग क्या होगा, जो चीज कॉमन है, यानी जो चीज इजीली मतलब आसानी से जिस चीज को आप पा सकते हैं, बहुत ही कॉमन है, यानी बहुत ही सिंपल है ना। इस चीज को पाना, अचीव करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी, है ना, कि ऑर्डिनरी है। कॉमन मैन बोला जाता है। कॉमन मैन आपको कहीं पे भी मिलेगा, शाहरुख खान से मुलाकात करनी होगी तो उस लेवल का दर्जा या उस लेवल की सफलता आपको हासिल करनी होगी, तब जाके उस इंसान से आप मिल पाएंगे, है ना। तो कॉमन कहीं पे भी मिलता है, बहुत ही सिंपल वर्ड है कॉमन। अब कॉमन का मेरे को क्या चाहिए, एंटोनिमस वर्ड चाहिए। यहां पे कौन सा वर्ड आया है, रेयर, और रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो आसानी से आपको ना मिले। तो रेयर का मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। EXTRAORDINARY। अब देखिए यहां पर मैंने ऑर्डिनरी वर्ड लिखा, यहां पर भी ऑर्डिनरी है, और एक्स्ट्रा यानी जो साधारण का जो लेवल है उससे आगे निकल चुका है, यानी असाधारण है, यानी वो अपने आप में यूनिक है ना। और जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं, वो रेयर होते हैं। सब सफल नहीं हो जाता अपनी जिंदगी में, जो मेहनत करेगा वो इस कैटेगरी में आएगा, बाद बाकी वो ऐसा रह जाएगा, कॉमन। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है भैया, उबाऊ, जिस चीज में आपका मन ना लगे, अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग बोलते हैं। और ये बहुत ही बेसिक वर्ड है। अब चलिए एक दो वर्ड देख लेते हैं जो एसएससी में पूछा जाता है। टीडियस, TEDIOUS, टीडियस का मतलब होता है उबाऊ, पकाऊ, है ना। प्रोजेइक, PROSAIC, इन दोनों वर्ड को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। टीडियस, प्रोसेइक, मतलब मीनिंग क्या होता है, उबाऊ होना, बोरिंग फील करना। अब यहां पे एक वर्ड आया है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है ना, आपने यहां पे लिखा भी है। और शॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ही शॉकिंग हो, यानी आपको वो अंदर से हिला दे, यानी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी जो सही ना हो आपके लिए। और अनप्लीजेंट वर्ड कई बार समझा चुका हूं कि अनप्लीजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये समझते हैं अनप्लीजेंट का मीनिंग क्या होता है। तो भैया अन का मीनिंग होता है नॉट, और प्लीजेंट वर्ड कहां से आया है, प्लेजर से आया है, प्लीज से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, हैप्पी, यानी खुश होना। तो अनप्लीजेंट यानी नॉट हैप्पी, यानी जिस चीज में खुशी नहीं है ना। और एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, जो चीज बहुत ज्यादा दुखदायक हो उसी को आप शॉकिंग बोलते हैं। तो कॉमन का मेरे को चाहिए एंटोनिमस। कॉमन का मतलब क्या होता है, सिंपल, जो हर एक जगह पे हो, है ना। और रेयर का मतलब जो हर एक जगह पे नहीं हो, कहीं कहीं हो, तो एंटोनिमस क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे, हर एक वर्ड अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और इन वर्ड से कई वर्ड बनेंगे, जैसे कॉमन से वर्ड बनता है कॉमनर, कॉमनैलिटी। रेयर से बनता है वर्ड रेयरली, वो एडवर्ब होता है। बोरिंग ये अपने आप में एडजेक्टिव है, बोर वर्ब हो जाएगा, बोर्ड वो इंसान। ऑर्डिनरी साधारण हो जाएगा। शॉकिंग, शॉकिंगली, शॉक, ढेर सारे वर्ड्स बन सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके। आइए नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में क्या है,
The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. When I was young, I play hockey. जब मैं यंग था हॉकी खेला करता था. ऐसे सेंटेंस होना चाहिए. When I was, सबसे पहले when जो है ये किस चीज को बतलाता है? ये टाइम को बतला रहा है यहां पे. दूसरी बात, ये वॉच जो है ये भी टेंस को बतला रहा है. कौन सा टेंस भैया? वॉच का मतलब क्या होता है? पास्ट. तो व्हेन आई वॉज यंग आई प्ले. प्ले वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है. आपको मालूम होना चाहिए V1 या V5. V5 का क्या मतलब होता है? V1 के साथ S या ES को कनेक्ट कर दो. प्ले एंड प्लेज, रन एंड रन्स, टीच एंड टीचेज. अब ये V1 या V5 जो है भैया ये किस टेंस को इंडिकेट करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को. और अभी आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन कि भैया टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. पास्ट में जा रहा है, ये भी पास्ट में जाएगा. अब एक चीज देखो, व्हेन आई वाज यंग, यहां एक कामा है तो ये पहला क्लॉज है. उसके बाद ये दूसरा क्लॉज आपका जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये भी होना चाहिए पास्ट में. क्यों? क्योंकि पहला है पास्ट में. तो प्ले ना होके क्या हो जाएगा? प्लेड होगा. इसमें सोचना ही नहीं था. तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाना है? प्ले हॉकी, ना होके प्लेड हॉकी होगा वहां पे. नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एंटोनिम यानी कि एंटोनिम विपरीतक शब्द. हॉस्टिलिटी, इसे आप हॉस्टैलिटी नहीं पढ़ेंगे, हॉस्टिलिटी. एबिलिटी नहीं, एबिलिटी. एबिलिटी, एबिलिटी नहीं बोलने का, एबिलिटी. हॉस्टिलिटी क्या होता है मीनिंग? भैया एक वर्ड आता है होस्टाइल, HOSTILE. और होस्टाइल वर्ड का मीनिंग होता है क्रुएल, CRUEL. और क्रुएल का मतलब जानते हैं आप? निर्दयी, जिसको आप बोलते हैं अनकाइंड. अनकाइंड. अब यहां पर एक चीज देखिए, ये होस्टाइल से लेके ये अनकाइंड तक जो आपका वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल है एजेक्टिव. और यहां पे होस्टाइल एजेक्टिव हो गया. और हॉस्टिलिटी में ITY है. ITY सफिक्स अगर होगा वर्ड आपका हो जाता है नाउन. हॉस्टिलिटी, डिग्निटी, मोरालिटी, है ना, या TY रहे, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, ये सारे वर्ड नाउन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं. तो हॉस्टिलिटी उसी में आएगा जो निर्दयी है, जो अनकाइंड है, जिसके अंदर दया नहीं है. और जिसके अंदर दया नहीं है वो किस टाइप का इंसान होगा? तो एक वर्ड आता है एनमिटी, ENMITY है, MITY. और इसी के लिए बहुत सुंदर वर्ड जो SSC ने कई बार पूछा है और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में पूछेगा ही, तो वर्ड आता है एनिमोसिटी. एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी बोलते हैं. और एक दिन सेट में मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूड, FEUD. और वर्ड आता है ब्लड फ्यूड, है ना, फैमिली फ्यूड, पुश्तैनी दुश्मनी. ध्यान रखेंगे. अब आइए अदर वर्ड को ध्यान से देखते हैं. सीलीनेस. अब देखिए सीलीनेस वर्ड कहां से आया, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी कोई वर्ड आप पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर जाने, ग्रामेटिकल प्रोफाइल जाने. अगर मान लीजिए सीलीनेस वर्ड आप नहीं जान रहे, ये वर्ड जहां से आया है जैसे मैं लिखूंगा आप अपनी अंतरात्मा से बोलेंगे भी कि मैं इस वर्ड को पहले से जान रहा था. कैसे, आओ देखते हैं. सीलीनेस मान लो नहीं जानते, वर्ड लिखा हमने सीली. और ये सीली वर्ड बहुत बार आप इस्तेमाल भी करते हैं. डोंट बी सीली, पागल मत बनो, बेवकूफ मत बनो. कैसे इस्तेमाल करते हो सेंटेंस में? डोंट बी सीली मतलब क्या? बेवकूफ की तरह ना करो. तो भैया ये सीली जो है ये मेरा एडजेक्टिव है और ये सीलीनेस जो है ये मेरा नाउन है. इसी को बोलते हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल पार्ट्स ऑफ स्पीच. कि जब भी किसी शब्द को पढ़ें तो ये जरूर देखें कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है. तो ये सिलीनेस हो गया जो बेवकूफ होता है, गधा होता है. और कल इसी के लिए एक वर्ड पढ़ाया था AC9, ASININE. और AC9 को किससे रिलेट किया था? ASS, जिसको आप बोलते हैं डंकी, जो होता है गधा. और गधा जो होगा उसके पास दिमाग नहीं होगा, बिल्कुल भगचोनर होगा, बिल्कुल बकलोल होगा. आइए इधर सेकेंड ऑप्शन में एनमिटी वर्ड आया है. एनमिटी का मीनिंग आप जान गए, इतनी हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, फ्यूज, है ना. या एक वर्ड और होता है एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST. एंटागोनिस्ट किसे बोलेंगे? विलेन को बोलते हैं, है ना, जो गुंडा होता है, जो क्रिमिनल होता है. ये सब आपको ध्यान में रखना है. और इसी का एंटोनिमस हो जाता है प्रोटैगोनिस्ट. एक्टर होता है मूवी में प्रोटैगोनिस्ट एक्टर, और विलेन को एंटागोनिस्ट बोलते हैं. नंबर 3 की बात करते हैं एब्सर्डिटी. एब्सर्डिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो चीज बहुत ही बेतुका हो, वह वाहियात हो, जिसमें लॉजिक ना हो, है ना. तो एब्सर्डिटी वर्ड का मीनिंग हो जाएगा समथिंग, STH मतलब समथिंग दैट इज फुल ऑफ, क्या बोलोगे?
समथिंग दैट इज फुल ऑफ सिलीनेस, जो बेवकूफी से भरा हुआ हो। सिलीनेस यानी कोई ऐसी चीज जो बेवकूफी से भरी पड़ी है, उसको एब्सर्डिटी बोलेंगे, यानी दिमाग है ही नहीं। और फ्रेंडशिप का मीनिंग आप जानते हैं, है ना, फ्रेंडली नेचर होना, एक दोस्ताना रिश्ता होना। आंसर क्या होगा हॉस्टिलिटी का? एंटोनिमस। भैया ये दुश्मनी है, सिलीनेस बेवकूफी ये भी नहीं, एनवीटी सिनोनिमस होता तो हो जाता, एब्सर्डिटी भी नहीं होगा, और फ्रेंडशिप दोस्ती है। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे, हर एक वर्ड आपका क्या है? नाउन के तौर पे काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए। अब आओ नंबर 9 पे बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या बोला गया? इट वुड बी एनवाइंग। इस ब्रैकेट वाले पार्ट में एक वर्ड आया है एनवाइंग, और इसका मेरे को क्या चाहिए? एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग। पहले सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। इट वुड बी डैश एनवाइंग टू वॉच इंडिया होस्टिंग द वर्ल्ड कप एंड विनिंग इट एट द सेम टाइम। अब एनवाइंग वर्ड है, एनवाइंग का क्या मीनिंग निकलेगा? इक्सम, पिस्के, प्लेगी और डिलाइटफुल। अब देखिए एनवाइंग वर्ड आया कहां से है? तो ANNO एनवाई, और बहुत ही जेनरिक वर्ड है, बहुत ही बेसिक वर्ड है। एनवाई का मतलब क्या होता है? इरिटेट होना, और इरिटेट यानी कि आप नाराज हैं। एनवाई आपका वर्ब है, एनवाई वर्ब के साथ V1 प्लस ING है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे अगर काम करे तो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर लेता है। V1 प्लस ING एडजेक्टिव होता है, जैसे बर्न और बर्निंग ट्रेन। जैसे ही आपने बोला बर्निंग और उसके बाद आप बोल रहे ट्रेन, कैसी ट्रेन? जलती हुई ट्रेन। तो बर्निंग वहां पे ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, ट्रेन मेरा नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो V1 के साथ ING का इस्तेमाल करो, और वो V1 प्लस ING किसी अदर नाउन को क्वालिफाई करे तो वहां पे वो वर्ब ना हो के एडजेक्टिव हो जाएगा। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये आप वर्ब एडवांस में पढ़ते हैं। तो आइए, एनवाइंग का मतलब इरिटेट होना, नाराज होना होता है। अब यहां पे देखिए इक्शम, पिस्की और प्लीगी, और एक वर्ड आता है डिलाइटफुल। अब यहां पे देखो ये एनवाई नाराज होना है, तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होगा। अब मेरे को चाहिए क्या? एंटोनिमस, यानी नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस ब्लैंक स्पेस में मेरे को कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। इक्सम की बात करेंगे, इस वर्ड का मीनिंग भी होता है नाराज होना, परेशान होना, चिंतित होना, यानी कि वरीड होना। क्या मीनिंग निकलेगा? वरीड होना। पिस्की वर्ड का भी मीनिंग वही है, वरीड होना, चिंतित होना। वर्ड आता है वैक्स, नाराज होना, इसी को बोलते हैं। या टीज्ड, TEASED, परेशान, है ना, टीजिंग करना, कोई आपको टीज कर रहा है। प्लेगी वर्ड है PLAGU। प्लेगी का मतलब भी होता है नाराज होना, सैड होना, अनहैप्पी। सैड लिख देता हूं, बेसिक वर्ड है। और प्लेगी वर्ड से एक चीज सीखिए, प्लेगी की स्पेलिंग ये भी हो सकती है, PLAGUY है, यहां पर PLAGUEY अगर देखने को मिलेगा तो आप घबराएंगे नहीं, दोनों वर्ड हैं, GUI भी लिखा जाता है और GUEY भी लिखा जाता है। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? डिलाइटफुल बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और डिलाइटफुल का मतलब होता है हैप्पी, यानी बहुत ही खुश रहना, है ना, डिलाइटेड फील करना। ब्राइट, उसी को डिलाइट याद रखेंगे आप। तो ये तीनों जो है एक कैटेगरी से है, और ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। चाहे इक्सम की बात करें, पिस्की की बात करें, प्लेगी की बात करें, और डिलाइटफुल पॉजिटिव है, और नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। राइट ऑप्शन डिलाइटफुल हो जाना है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे, हर एक वर्ड आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या जी, आप लोग जो भी सेशन में हैं, ये कॉन्सेप्ट ऊपर से बाउंस कर रहा है या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यस जरूर लिखिए। आओ इधर, नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या बोला गया है? हीमा वॉज सो अफेक्टेड बाय द मूवी दैट शी हैज नॉट स्पीक अ वर्ड टू एनीवन फॉर अ वीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले एक इन्हीं का नाम है, हीमा वॉज सो अफेक्टेड, है ना, बहुत ही प्रभावित हुई। अफेक्ट का मतलब क्या है? प्रभावित होना। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में गया है, नहीं पैसिव वॉइस में नहीं है ये। अफेक्टेड यहां पे वर्ब के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे काम, सॉरी, बाय द मूवी, नहीं ये पैसिव में गया है, बाय द मूवी है आगे। तो हिमा वॉज सो अफेक्टेड बाय द मूवी दैट शी हैज नॉट स्पीक। अब यहां पे देखो हैज का इस्तेमाल और यहां पे स्पीक का इस्तेमाल है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि भैया हैव रहे, हैज रहे या हैड रहे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो इसके बाद जो आने वाला आपका मेन वर्ब है वो अपने थर्ड फॉर्म में जाता है। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका बदल जाता है। कैसे बदलेगा? कि डू रहे या फिर डज रहे
या फिर डिड रहे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना होता है। यहां पर क्या है, दैट सी हैज नॉट स्पीक, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन फर्स्ट, दैट सी हैज नॉट बीन स्पोकन। अब देखो, हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होता है पैसिव वॉइस, नहीं बोला जाता है, उसे नहीं बोला जाता है, या वो नहीं बोलती है, ये बोलना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर तो सबसे पहले पैसिव में जाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर टेंस के स्ट्रक्चर को पैरेलल करने की कोशिश करें तो यहां पे हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पे फर्स्ट क्लॉज में वॉज का इस्तेमाल है पास्ट में। पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर कभी होता नहीं है इन जनरल, तो नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में दैट सी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। इज स्पीकिंग की बात करोगे, इज एम आर V1 प्लस ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहां वॉज का इस्तेमाल है पास्ट, तो पास्ट का स्ट्रक्चर पास्ट से ही होना चाहिए, तो इज के साथ नहीं जाओगे। थर्ड की बात करेंगे, दैट सी हैज बीन स्पीकिंग, हैज बीन बिफोर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और चूंकि हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इधर वॉज है पास्ट में, तो पास्ट का प्रेजेंट से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं। और फोर की बात करेंगे, दैट सी डिड नॉट, और डिड का मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, इधर वॉज पास्ट में, डिड भी पास्ट में, और डिड नॉट स्पीक, स्पीक यानी कि V1, और यहां पे क्या पढ़ाया, डू डज डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन 4। कोई डाउट है, डाउट है तो बोलिए। नंबर 11 क्या होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है, द कथकली डांस फॉर्म, यानी एक डांस और उसका नाम और उस डांस के फॉर्म यानी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। द कथकली डांस फॉर्म कहां के नृत्य है भैया, आप लोग जीके जीएस जरूर पढ़ते होंगे, अगर जानते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे नहीं मालूम है, मालूम चल जाएगा, भूल चुका हूं मैं, थोड़ा कमेंट करके बताना कहां की है, केरला की है, कर्नाटका की, कहां की है। द कथकली डांस फॉर्म विच कंबाइंस म्यूजिक, डांस, पोएट्री, ड्रामा एंड माइम। माइम का मतलब क्या होता है, पेंटोमाइम, मुख अभिनय। यूजेज डैश कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है जी, कॉस्ट्यूम जो आप पहनते हैं, पोशाक जिसको आप बोलते हैं। अटायर, ATTIRE, अटायर बोलोगे, यानी कि ड्रेसिंग, DRESSING, जो आप पहनते हैं। तो यहां पे डांस करते समय क्या पहना जाता है उसकी बात है। द कथकली डांस फॉर्म विच कंबाइंस, यानी उसमें क्या क्या है, म्यूजिक है, डांस है, पोएट्री है, ड्रामा है, माइम है, यूजेज डैश कॉस्ट्यूम। स्क्रफी, गॉजी, इलैबोरेट और जेनरिक। देखिए स्क्रफी वर्ड जो है, स्क्रफी का मीनिंग होता है डट्टी, यानी कोई भी चीज बहुत ही मैला है, बहुत ही गंदा है, इसी के लिए वर्ड आता है फिल्दी, FILTHY। और कोई भी चीज अगर डट्टी है, बहुत ही गंदी है, भाई यहां पे डांस की बात की गई है कथकली, यानी कोई इंसान गंदा कपड़ा पहन के डांस थोड़ी ना करने जाएगा, तो स्क्रफी का कोई सेंस नहीं। गॉडी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गॉडी का मतलब होता है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट वर्ड का मीनिंग बता चुका हूं, अन का मीनिंग नॉट, प्लीजेंट मतलब खुशी, जो चीज आपको खुशी ना दे, आनंद ना दे। अनप्लीजेंट ब्राइटनेस, अनप्लीजेंट, ब्राइट BRIGST होना चाहिए, BRIGHT, ब्राइटनेस, यानी ऐसा ब्राइटनेस जो सही ना लगे आपको, जो थोड़ा सा हटके लगे, प्लीजेंट ना हो, अनप्लीजेंट हो, उसको गॉडी बोलेंगे। तो भैया यहां पे कथकली डांस का फॉर्म है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे, और गॉडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कि ब्राइटनेस तो है, चमकीला तो है, बट कैसा है, बढ़िया नहीं है, अनप्लीजेंट है, ये भी नहीं होगा। इलैबोरेट करना होता है किसी भी चीज को कनेक्ट करना, टू कनेक्ट, या फिर इसी का मीनिंग हो जाता है गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, या कोई अलग से कोई सूचना उस चीज के बारे में देना, ये इलैबोरेट और बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। और जेनरिक का मतलब होता है जनरल, जो सामान्य है। भैया ये डांस फॉर्म वहां की है, वहां का गेटअप अलग होता होगा, तो जेनरिक का भी कोई सेंस नहीं, इलैबोरेट करता होगा, है ना। तो उसमें क्या क्या उस डांस फॉर्म में बोला गया, डांस है, पोएट्री है, ड्रामा है, माइम है, एंड इलैबोरेट कॉस्ट्यूम, और अलग टाइप का कॉस्ट्यूम भी होता है। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम पेनेलोप्स वेव। पेनेलोप्स वेव क्या मीनिंग होगा इसका, इसका मीनिंग होता है जो चीज हमेशा के लिए हो, परमानेंट। परमानेंट जो अस्थाई हो चुका हो। ऑप्शन में देखते हैं, अ मीनिंगलेस जॉब, यानी एक ऐसी जॉब जिसका कोई मीनिंग ना हो, ये नहीं बोला गया। एन इंपॉर्टेंट जॉब, कोई जॉब जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ये भी नहीं बोला गया।
और डेली जॉब, डेली का काम करना, ये भी नहीं है। एन एंडलेस, और एंडलेस जिसका अंत ही ना हो, जो अनंत हो, जो परमानेंट है। और एंडलेस के लिए एक वर्ड आता है परपेचुअल, PERPETUAL। और इसी के लिए वर्ड आता है इटरनल, शाश्वत, जो हमेशा जिंदा रहे, है ना, इटरनल। ये सब वर्ड याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा? एन एंडलेस जॉब, राइट आंसर। 12। 13 की बात करते हैं। Select the most appropriate synonym of the word given below to fill in the blank in the following sentence। अब यहां पे एक वर्ड दिया हुआ adversity, और उसका मेरे को क्या फाइंड करना है? सिनोनिमस वर्ड। अब इस ब्लैंक स्पेस में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। तो एडवर्सिटी का मीनिंग होता है, वर्ड आया कहां से, पहले ये देख लो, एडवर्स, ADVERSE। एडवर्स का मीनिंग क्या होता है? एडवर्स का मीनिंग होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विपरीत परिस्थिति, विषम परिस्थिति, यानी दुख की घड़ी, है ना। तो उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। एडवर्स यानी कि अपोजिट, विषम परिस्थिति। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, अगर जेनरिक वर्ड देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक दो वर्ड और अगर आप देखना चाहें, अच्छा तो आइए इधर लिख देते हैं। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कैटाक्लिज्म, CATA, कैटाक्लिज्म। उसके बाद एक वर्ड होता है, कौन सा लिखूं मैं? डिजास्टर। डिजास्टर। एक वर्ड और लिखना चाहूंगा, कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी। और सभी का हिंदी मीनिंग होता है विपदा, विषम परिस्थिति। अब आइए, द सेज सेड वन शुड कीप पेशेंस। सेज का मतलब क्या होता है? साधु या प्रिस्ट, आप जिसको बोलते हैं पुजारी, PRIEST। प्रिस्ट बोलिए, सेंट बोलिए, साधु महात्मा बोलो, या चर्च में क्या होते हैं? फादर होते हैं, है ना। और इसी फादर के ग्रुप को क्लर्जी बोला जाता है, CLERGY, पादरी लोग, है ना। तो ये सारे पंडित वगैरह, इमाम वगैरह जो बोलते हैं आप, वही है। द सेज सेड वन शुड कीप पेशेंस ड्यूरिंग, हर एक को पेशेंस रखना चाहिए ड्यूरिंग डैश। कब? जब उसकी जिंदगी में एडवर्सिटी आए। पेशेंस की नीड कब होती है? जब परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं है, परिस्थिति विषम है, विकराल है, उस समय आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, रुकना होगा, समझना होगा, और फिर अपने आप को काम में इन्वॉल्व करना होगा। उसी को बोलते हैं पेशेंस रखना। तो वही बोला गया एडवर्सिटी। वन शुड कीप पेशेंस ड्यूरिंग डैश गुड टाइम्स। भाई गुड टाइम में क्या पेशेंस है? गुड टाइम तो गुड टाइम है, उसमें आप इंजॉय करते हैं, मस्त होते हैं। इंसान परेशान कब होता है? जब दुख की घड़ी आती है ना। तो उस समय में जो इंसान स्थिर रहेगा, टिका हुआ रहेगा, जिसमें ठहराव आएगी, वही जाके फिर आगे बढ़ेगा भी। तो वही बोला गया है। तो गुड टाइम्स का कोई सेंस नहीं। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूट का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना किसी को, आप ट्रिब्यूट करते हैं, है ना। ट्रिब्यूट पे किया जाता है, पे ट्रिब्यूट टू समवन और समथिंग, किसी का सम्मान देना। और हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब क्या होता है? समस्या, प्रॉब्लम, डिजास्टर, जो आप एडवर्सिटी को देख रहे हैं। और चैलेंजेस, चुनौतियां। अब चुनौती किसी भी टाइप की हो सकती है, चुनौती सबके सामने हमेशा रहती है, लेकिन हार्डशिप मतलब विषम परिस्थिति। राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा। द सेज सेड वन शुड कीप पेशेंस ड्यूरिंग हार्डशिप्स, ड्यूरिंग एडवर्सिटी, ड्यूरिंग कैलामिटी। ये इसका सेंस निकल के आएगा। तो एडवर्सिटी कैसा वर्ड था? नेगेटिव वर्ड था। आइए नेक्स्ट 14 की बात करते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ फाइंड करना, यानी सिमिलर मीनिंग आपको फाइंड करना है। वर्ड क्या है? लॉडेबल। लॉडेबल को दो भाग में तोड़ते हैं पहले, एक होता है लॉड, एक होता है एबल। LAUD, लॉड का मीनिंग क्या होता है? एडमायर, ADMIRE। एडमायर का मीनिंग क्या होता है? प्रेज। और प्रेज का मीनिंग क्या होता है? मैं एक वर्ड लिखूंगा, आप बोलेंगे, आप पहचान जाओगे, देखो ध्यान से। एप्रिसिएट, APPRECIAT। और एप्रिसिएट क्या होता है? एप्रिसिएट करना, किसी की तारीफ करनी, एप्रिसिएशन, है ना, तारीफ। तो ये आपका एप्रिसिएट है, प्रेज है, एडमायर है और लॉर्ड है। और चूंकि यहां पे ये एडमायर हमने लिखा है, प्रेज लिखा है, एप्रिसिएट लिखा है, ये तीनों वर्ड आपके वर्ब के फॉर्म में है, लेकिन इस वर्ड का सफिक्स ABLE है। और बार बार बताया है हमने, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसका सफिक्स OUS, ENT, ANT या ABL रहे, वह वर्ड आपका कैसा होगा? तो एडजेक्टिव होगा बाबू। तो लॉर्डेबल मेरा कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है? तारीफ करना। लॉर्डेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा? सराहनीय। और लॉर्ड क्या हो जाएगा? सराहना, है ना। किसी की सराहनीय मतलब उस चीज को की आप तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ के लायक है, काबिले तारीफ है। अब आइए, सेंसिबल वर्ड आया है, यहां पर IBLE लगा हुआ है।
ABLE रहे या फिर IBLE हो, एजेक्टिव ही होता है। सेंसिबल का किससे लेना देना है? सेंस से। और जब आपका सेंस काम करे, यानी आपको भगवान ने जो सेंस दिया है, जो कॉमन सेंस है, वो काम कर रहा है, यानी आप बहुत ही सेंसिबल हैं, आप समझदार हैं, तो वर्ड क्या आ जाएगा? विजडम, है ना। और विजडम चूंकि नाउन हो जाएगा और सेंसिबल एडजेक्टिव है तो मैं वाइज लिखता हूं। और आज पहला क्वेश्चन आपने देखा, फर्स्ट नंबर पे वर्ड आया था WILY, वाइली, और जिसका मीनिंग क्या था? समझदार होना। तो ये आपका सेंसिबल है। सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे, रिटर्न एबल। भैया रिटर्न का मीनिंग क्या होता है? वापस। री का मतलब होता है बैक, या री का मीनिंग होता है अगेन, और टर्न का मीनिंग होता है मुड़ना, यानी आप जब पीछे की ओर मुड़ते हैं उसको रिटर्न बोलते हैं, इसलिए रिटर्न बैक का इस्तेमाल नहीं होता है ग्रामर में। और एबल का मीनिंग योग्य, यानी पीछे जाने योग्य। प्रिवेंटेबल, ABLE सफिक्स है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। और प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, स्टॉप करना, प्रिवेंट कर दिया, है ना। SSC में एक पोस्ट होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो रोकना, प्रिवेंट, रोकने लायक। और प्रेज वर्दी, देखो प्रेज मतलब प्रशंसा है, और वर्दी का मीनिंग क्या होता है? क्या वर्थ है, क्या कीमत है, ऐसे बोलते हो ना, वर्दी। तो प्रेज वर्दी जो प्रशंसा के लायक है, तो प्रेज वर्दी वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? एडमायरेबल, यानी प्रशंसनीय। एडमायरेबल यानी बात करने योग्य, यानी उसी को हम बोलते हैं रिमार्केबल, REMARKABLE। अब देखिए, रिमार्क का मतलब होता है कुछ कहना, कुछ बोलना, और एबल यानी ऐसी कोई चीज है जो बोलने लायक है, यानी आपको बोलना ही पड़ेगा उसको रिमार्केबल, लॉडेबल, एडमायरेबल, अपलॉडेबल, यानी सराहनीय, प्रशंसनीय बोला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया देखिए, सिमिलर मीनिंग है लॉडेबल का और बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, मीनिंग है एडमायर, और यहां पे हमने लिखा भी है एडमायरेबल। एडमायर मेरा वर्ब है, एडमायरेबल सफिक्स ABLE है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट सिनोनिमस नंबर 4 होगा प्रेज वर्दी। और ग्रामेटिकल प्रोफाइल हर एक वर्ड का क्या है? एडजेक्टिव है, ये आप ध्यान में रखोगे। चलिए नंबर 15 क्या बोला गया है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इन मतलब नॉट करेक्ट, जो सही स्पेलिंग ना हो। रॉबर का मीनिंग आप जानते हैं डाकू होता है, और हिंदी का वर्ड लूटर का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ऐसे वर्ड हैं हिंदी के जो इंग्लिश में अब डायरेक्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हमने लूटर, लूटने से आया। कड़ी, कड़ी चावल बोलते हो, CORR इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है ना। पंडित, PANDIT इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान है। तो बहुत हिंदी के वर्ड हैं जो इंग्लिश में भी इस्तेमाल होने लगे हैं। तो रॉबर का मतलब लूटर, जो लूटने वाला है। रडार आप जानते हैं, एरोप्लेन का अपना एक रडार होता है, एक ऐसा चीज जो किसी भी चीज को फाइंड करने में आपको हेल्प करे, असिस्टेंट के तौर पे, सहायक के तौर पे। रेवर कोई वर्ड नहीं होता, रोवर होता है, और यही आपका आंसर भी होगा क्योंकि इनकरेक्टली। और रैदर इसका कंपैरेटिव डिग्री में आप इस्तेमाल करते हैं, और रैदर के साथ आप कंजंक्शन देन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। रैदर देन आप बोलेंगे। राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब आ जाओ क्लोज टेस्ट पे। और क्लोज टेस्ट पढ़ने का सही तरीका क्या है भैया? मैं आपको बार बार बताया हूं, जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करें तो अब ऐसा नहीं है कि एक लाइन यहां से पढ़ना स्टार्ट किया और फर्स्ट ब्लैंक पे आए नंबर 1 में, और यहां से यहां तक पढ़े और सीधे अब ऑप्शन में आके देख रहे हैं आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आंसर आपका 100% चांस है गलत ही होना है। तो आपको करना क्या है? करना यह है कि जब भी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, आप पूरे पैसेज को, यानी यहां से लेके यहां तक जो लास्ट दिया हुआ है, केयरफुली इसे रीड कर लेंगे, पूरे पैसेज को। और जैसे ही पूरे पैसेज को रीड कर लोगे तो आपको एक थीम मालूम होगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें किस टाइप का वर्ड यूज किया गया है, हर एक चीज आपको एक मोटे मोटी तौर पे मालूम हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप पढ़ेंगे, देन सॉल्व करेंगे। आइए यहां पे क्या लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए बस। द चाइनीज रूलर्स वर कॉल्ड द सैंग। अब यहां पे रूलर्स का इस्तेमाल है, और कहां का है? चाइना का है। द चाइनीज रूलर्स वर कॉल्ड द सैंग। एक टर्म इस्तेमाल किया गया, वहां के रूलर को यह बोला जाता था, सैंग बोला जाता था। चाइनीज सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे ग्रामर का एक हेल्प, चाइनीज सिविलाइजेशन, वन ऑफ, बच्चा रट लेता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होगा प्लुरल। वन ऑफ सिविलाइजेशंस, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय टीचर्स, वन ऑफ देम। तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुतों में से एक को सेलेक्ट करने की बात करते हैं, है ना। एक में से एक को सेलेक्ट आप करोगे नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्त में से एक। अब एक में से एक करोगे तो फाड़ना पड़ेगा, उस एक को चीरना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते वन ऑफ मी, मेरे में से कोई भी एक,
जब मेरे में से कोई भी एक बोलोगे मतलब आपके टुकड़े टुकड़े करने होंगे। तो जैसे ही वन ऑफ के बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा वो आपका होता है प्लूरल। क्यों होता है? क्योंकि बहुतों में से एक को सेलेक्ट करने की बात करते हैं वहां पे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त में से कोई एक। वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे टीचर्स में से कोई भी एक। वन ऑफ अस, हम में से कोई भी एक। वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी एक। वन ऑफ यू, आप में से कोई भी एक। ऐसे इस्तेमाल होगा। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन होगा प्लूरल। क्यों होगा? समझ गए? रट्टा नहीं मारना। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे आया था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, यानी जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं चाइना उनमें से एक है, ये यहां पे बोला गया। ऑफ द वर्ल्ड which dash in northeast China the Chinese had thought dash a very clever way of casting weapons, है ना। अब weapon को कास्ट करने की बात की गई। and pots which were made of bronze, और pots यानी बर्तन की बात की गई जो बना हुआ किसका था? ब्रॉन्ज का था। ब्रॉन्ज एक मेटल है, आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। आगे बोला गया दीज पीपल, ये दीज किसके लिए? दीज होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड का मीनिंग होता है शो करना, इशारा करना उस चीज की ओर। तो यहां बोला गया दीज पीपल यानी कि चाइनीज पीपल, है ना, चाइना के लोगों की बात कर रहे हैं। दीज पीपल फर्स्ट मेड अ रफ मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक मॉडल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका स्ट्रक्चर बहुत रफ था, मतलब बढ़िया नहीं था। दे वांटेड, दे कौन? चाइनीज पीपल। दे वांटेड टू कास्ट और मेक, देन दे शेप्ड द क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है? कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी को जो बनाता है उसको क्ले बोलते हैं, वो गीली वो मिट्टी, फिर उसको ढांचे में डालता है। और मोल्ड वही है, किसी भी चीज को दूसरे आकार में बदल के बना दिया जाए, क्ले मोल्ड। क्लोजली डैश द प्रिपेयर्ड मॉडल व्हेन द क्ले वॉज ड्राई, अब वो मिट्टी जो है वो सूख चुकी है, वॉज ड्राई, द मोल्ड वॉज डैश एंड कट इनटू पीसेज। दिज कार्ब्ड पीसेज, कार्ब का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप ढांचे हैं, किसी स्ट्रक्चर में उसको कार्ब्ड। पीसेज वर फिल्ड विद मोल्टेन ब्रॉन्ज, मोल्टेन पिघला दिया, एंड लेफ्ट टू कूल डाउन, ठंडा कर दिया। इन द फाइनल प्रोसेस द मोल्ड वॉज रिमूव्ड एंड अ परफेक्टली फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट वॉज डैश। चाइना की बात की गई, फिर वहां कुछ चीजें बनाई गई है, उस चीज के बारे में बात की गई है। तो इसीलिए जब आप पैसेज को पूरा रीड करते हैं तो आपको एक थीम, एक मैसेज मिल जाता है किस चीज के बारे में है, क्या कहना चाह रहा है। अब आइए सॉल्व करते हैं। द चाइनीज रूलर्स वर कॉल्ड द सैंग। चाइनीज सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ग्रामर का कॉन्सेप्ट था आपको मालूम। ऑफ द वर्ल्ड विच डैश इन नदर नॉर्थ ईस्ट चाइना। अब ये विच डैश, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां पे डैश का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या होगा? डिस्प्लेड, फ्लॉन्टेड, एग्जिबिटेड, फ्लोरिस। अब देखिए ये वर्ब है, डिस्प्ले भी वर्ब है, फ्लॉन्टेड भी वर्ब है, एग्जिबिटेड वर्ब है और फ्लोरिस वर्ब है। इसलिए बोलता हूं वोकैब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये वोकैब बेस्ड है। क्योंकि डिस्प्ले का मतलब भी होता है शो करना, डिस्प्ले, अभी आप डिस्प्ले फॉर्म में है। फ्लॉन्ट का मतलब भी होता है शो करना, और एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन रोड पटना में है भी, तो एग्जीबिशन प्रदर्शनी। तो डिस्प्ले का मतलब भी होता है शो करना, फ्लॉन्ट भी होता है शो करना, और एग्जिबिटिव भी होता है दिखाना किसी भी चीज को, और फ्लोरिस का मतलब होता है किसी भी चीज को उन्नति करना, किसी भी चीज का। तो फ्लोरिस का मतलब होता है प्रॉस्पर, PROSPER। तो ये सिविलाइजेशन जो है प्रॉस्पर हुई होगी, यानी सिविलाइजेशन का उदय हुआ होगा, है ना। तो ये तीनों वर्ड नहीं है, क्योंकि एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एलिमिनेट कर देंगे। ना डिस्प्ले होना है, ना फ्लॉन्ट होना है, ना एग्जिबिटेड, ये उन्नति किया है ना। तो विच फ्लोरिसेस इन नॉर्थ ईस्ट चाइना, ये जो कल्चर कस्टम है ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में इसका उद्भव हुआ है, उदय हुआ है। तो फ्लोरिस सेंस आएगा, उन्नति करना, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। प्रॉस्पर बोलते हैं, थ्राइव बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। आगे क्या बोला गया? द चाइनीज हैड थॉट डैश अ वेरी क्लेवर वे, बहुत चालाक तरीके से, अ क्लेवर वे ऑफ कास्टिंग वेपन्स एंड पॉट्स विच वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। द चाइनीज हैड थॉट, अब वो सोच रहा है ना, और बहुत ही चालाकी से। जब आप चालाकी से सोचते हैं ना तो आपका दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। थॉट अप का इस्तेमाल आप करोगे, थॉट इनटू नहीं, थॉट इन नहीं, और थॉट डाउन नहीं, थॉट नीचे नहीं, बिल्कुल ऊपर है। क्योंकि जो चालाक इंसान, धूर्त इंसान होता है वो सिर्फ अपनी भलाई का सोचेगा, बिल्कुल नीचे जाके नहीं, ऊपर जाके सोचेगा, है ना। थॉट अप, तो थिंक होता है, यहां पे थॉट का इस्तेमाल वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड के साथ वर्ब का थर्ड, थिंक, थॉट, ऐसे इस्तेमाल करोगे आप। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। आगे क्या है? दीज पीपल फर्स्ट मेड अ रफ मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया जो सही बना नहीं। दे वांटेड टू कास्ट और मेक, देन दे शेप्ड एंड क्ले वही मिट्टी वाला, एंड मोल्ड क्लोजली डैश द प्रिपेयर्ड मॉडल। प्रीपेयर्ड यानी जो पहले से प्रीपेयर था, मॉडल था, अब एक बनाया गया यहां पे। और क्लोजली का मतलब होता है नियरली, यानी कि लगभग बिल्कुल उसी के जैसा बना है, ये यहां पर सेंस निकल रहा है। तो बोला क्या गया?
कि these people first made a rough model of the object they wanted to cast or make, then they shaped the clay mold closely dash the prepared model. closely dash, closely behind, behind का कोई भी सेंस नहीं है, बिसाइड, बी मतलब होना, साइड मतलब बगल में होना, इसका भी कोई सेंस नहीं है, अराउंड का मतलब होता है लगभग, अराउंड का मतलब यहां पर निकल रहा है ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, और अक्रॉस का इस्तेमाल होता है इस पार से उस पार तक, वो भी यहां पर सेंस नहीं है। आप बोलते हैं ना अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, पूरे संसार में, तो वो भी यहां पर सेंस नहीं है। तो अराउंड द प्रीपेयर्ड मॉडल यानी पहले जो बना था लगभग उसी ऐसा बनाया, तो क्लोजली ऑलमोस्ट द प्रिपेयर्ड मॉडल या क्लोजली अराउंड द प्रिपेयर्ड मॉडल, राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे क्या है, व्हेन, यहां से पढ़ना है कि व्हेन द क्ले वॉज ड्राई, जब वो मिट्टी जिसको गीला किया गया था बर्तन बनाने के लिए वो अब सूख चुका है, वॉज ड्राई, द मोल्ड वॉज डैश एंड कट इनटू पीसेस, और जब वो सूख, पहले गीला था फिर भट्टी में डाला होगा, सूखा होगा, फिर उसको बाहर निकाला गया होगा। तो क्या बोला गया है, द क्ले वॉज ड्राई, द मोल्ड वॉज डैश एंड कट इनटू पीसेस, और फिर उसको पीसेस में बांटा गया, तोड़ा गया। डिस्टेंस्ड, रिमूव्ड, स्लिप्ड और क्लोज, भैया डिस्टेंस का कोई भी सेंस नहीं है, रिमूव बिल्कुल निकाला गया होगा आग से बाहर, तो रिमूव का इस्तेमाल करोगे, स्लिप कर गया इसका भी कोई सेंस नहीं, और क्लोज का भी कोई सेंस नहीं। मोल्ड वॉज रिमूव्ड एंड कट इनटू पीसेस, अलग अलग पीसेस में उसको कट किया गया। आगे क्या है, दीज कार्ब्ड पीसेस, कार्ब्ड, अब यही जो काटा गया ना तो उसको अलग अलग ढांचे में काटा गया होगा, तो दीज कार्ब्ड, अब ये दीज क्या है, यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इस पीसेस को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ग्रामर का हेल्प कैसे मिलता है। दीज कार्ब्ड पीसेस वर फुलरल फिल्ड विद मोल्टेन ब्रॉन्ज एंड लेफ्ट टू कूल डाउन, वर फिल्ड, अब उसमें मोल्टेन, अब ब्रॉन्ज भरा गया, डाला गया, एंड लेफ्ट टू कूल डाउन, और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया। इन द फाइनल प्रोसेस, अब बिल्कुल बनने ही वाला है, एक मिनट, मोल्ड वॉज, ये छोड़ दिया, द क्ले वॉज ड्राई, क्लोजली, नंबर 4 अभी आई है, एक मिनट, क्लोजली, ये 4 है ना, अच्छा इसको भी 4 ही कर दिया है, मैं क्वेश्चन देखिए 5 नंबर होगा, सॉरी, ये देख के मैं घबरा गया कि भाई 4 पहले था, 4 पढ़ाया, 5 4 किधर से आ गया, सही आ रहा है, सही है, ये टाइपिंग वाले का प्रॉब्लम। आइए इधर, इन द फाइनल प्रोसेस द मोल्ड वॉज रिमूव्ड एंड अ परफेक्टली फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट वॉज, और फाइनल प्रोसेस में फिर उसे बाहर निकाला गया, एंड परफेक्टली फॉर्म्ड, और फिर परफेक्टली स्ट्रक्चर उसका मिला, ऑब्जेक्ट वॉज डैश, डिस्क्लोज्ड, रिवील्ड, ड्रॉप्ड और डाइवल्ज। अब देखिए डिस्क्लोज होता है किसी भी चीज को प्रकट करना, रिवील भी होता है किसी भी चीज को प्रकट करना, ड्रॉप का कोई सेंस बनेगा नहीं, डाइवल्ज भी होता है दिखलाना, इसका भी सेंस नहीं है। अब डिस्क्लोज भी दिखलाना है, रिवील भी दिखलाना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रिवील होता है, मान लीजिए कोई भी चीज आप बना रहे हैं, किसी को आप एक स्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं, बाद में उसे निकालेंगे दुनिया के सामने लाएंगे, वो रिवील है, या उसका क्या फॉर्म रहा है, क्या स्ट्रक्चर रहा है। डिस्क्लोज जो होता है इसमें इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल करने के बाद उस मामले को डिस्क्लोज करेगी, है ना, तो वहां पे जांच पड़ताल चलना है, तो जहां पर भी डिस्क्लोज का मामला है, क्लोज यानी वो चीज अभी तक बंद है, और डिस का मतलब नॉट, जैसे ही वो चीज बंद है और बाद में खुलेगा तो सब जानेंगे, इसलिए आप देखते हैं कहीं पे क्राइम वगैरह होता है ना, तो पुलिस उस एरिया को क्या करती है, कवर कर देती है, क्लोज कर देती है। अभी मीडिया को कुछ बताया नहीं जाएगा, समय आने पे सारी सूचनाएं आपको देंगे, ऐसा बोला जाता है, जो वहां पे ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो डिस्क्लोज बाद में किया जाएगा, अभी फिलहाल क्लोज कर दिया जाए इस मैटर को। तो डिस्क्लोज में इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन, SPECTION, और एस्पेक्ट का मीनिंग होता है देखना, है ना, और इनका मतलब अंदर जाके देखना, यहीं से वर्ड आता है इंस्पेक्टर, है ना, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, चश्मा, चश्मा आंख में क्यों पहनते हो, चीजों को देखने के लिए। तो इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद उस चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। यहां पे साधारण सा एक बर्तन या कुछ ऐसा बनाया गया है, उसमें इंस्पेक्शन की कोई नीड है नहीं, तो आप डिस्क्लोज के साथ नहीं जाओगे, आप रिवील के साथ जाओगे कि बर्तन बना, उसका एक प्रोसेस था, फिर वो कैसा बना ये दिखाया गया, तो राइट ऑप्शन आपका रिवील हो जाना है, ड्रॉप या डाइवल्ज का कोई भी सेंस यहां पर नहीं होगा। ठीक है जी, तो आज का सेशन भैया यहीं तक, अगली मुलाकात कल करेंगे, और कल जो है आप पढ़ोगे कॉम्प्रिहेंशन, और वो कॉम्प्रिहेंशन जो है बिल्कुल फिलॉसफी बेस्ड होगा। तो बताइए कल सेट ही रखा जाए या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जाए। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंशन लिखो, नहीं चाहते हैं कि सर सेट ही चले GD वाला, तो सेट ही पढ़ाएंगे। बोलिए क्या होना चाहिए फटाफट। सेट या फिर कॉम्प्रिहेंशन?
पानी पी लेता हूँ। कुछ नहीं बोल रहे आप लोग, मुझे लगता है अपने तरीके से ही पढ़ाना होगा। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। अगली मुलाकात करेंगे कल 8 बजे। या तो कॉम्प्रिहेंशन होगा या फिर सेट ही होगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।